नमस्ते। सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज तारीख है अगस्त 18, 2025, मंडे, शाम के 6 बज रहे हैं। नमस्ते। और आज हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए कुछ बेहद ज़रूरी समसामयिक घटनाक्रम यानी करंट अफेयर्स का एक विस्तृत विश्लेषण लेकर आए हैं। जी बिल्कुल। हम कोशिश करेंगे कि आज की जो घटनाएं हैं वो भारत के कल को मतलब उसके भविष्य को कैसे आकार दे रही हैं, इसे समझें। और ये सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक समझ बनाने की कोशिश होगी जो यूपीएससी परीक्षा के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। सही कहा। कॉन्सेप्ट्स को हकीकत से जोड़ना, यही तो मेन चैलेंज होता है ना? तो आज फोकस किन चीज़ों पर रहेगा? देखिए, मुख्य तौर पर हम 4-5 बड़े एरियाज को कवर करेंगे। पहला, जाहिर है, भारत की अर्थव्यवस्था, इंडियाज इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री, ग्रोथ कैसी है, स्थिरता कितनी है, ये सब। दूसरा, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स यानी वैश्विक भू राजनीति, दुनिया में क्या चल रहा है, उसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है। ओके। तीसरा, भारत के क्लाइमेट एक्शन यानी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमारे कदम, ये आजकल बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बिल्कुल। और चौथा, गवर्नेंस इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का शासन, टेक्नोलॉजी कैसे बदल रही है और सरकार उसे कैसे रेगुलेट कर रही है। ठीक है, तो इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स, क्लाइमेट एक्शन और एआई गवर्नेंस, काफी वाइड रेंज है। हाँ, और हमारा लक्ष्य यही है कि परीक्षा के नजरिए से जो सबसे जरूरी जानकारी है, जो सबसे जरूरी समझ है, वो हमारे लिसनर्स तक पहुंचे। विल बी यूजिंग इनसाइट्स फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज लाइक पीआईबी, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस एंड गवर्नमेंट वेबसाइट्स। बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं फॉरवर्ड से। नेविगेटिंग द करंट्स ऑफ चेंज, ये टाइटल अपने आप में काफी कुछ कहता है। दुनिया बदल रही है और हमें इन बदलावों के बीच अपना रास्ता बनाना है। एग्जैक्टली ये दौर बदलाव का है, तेज बदलाव का, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, इकोनॉमी हो या फिर जियोपॉलिटिक्स, और भारत इन बदलावों के बीच में खड़ा है, अपनी जगह बना रहा है। तो ये समझना जरूरी है कि ये करंट्स ऑफ चेंज हैं क्या और भारत इन्हें कैसे नेविगेट कर रहा है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी पर आते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था, क्या तस्वीर उभर रही है? ग्रोथ, स्टेबिलिटी, क्या हाल है? देखिए, आंकड़े तो काफी पॉजिटिव तस्वीर दिखा रहे हैं। रोबस्ट ग्रोथ प्रोजेक्शंस की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत की ग्रोथ 6.7% रह सकती है। 6.7%, ये तो काफी अच्छा नंबर है। हाँ, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने भी 2024-25 के लिए 6.5% ग्रोथ दर्ज की है। ये आंकड़े भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बनाते हैं, मेजर इकोनॉमी में सबसे तेज। ये वाकई बेहद इंटरेस्टिंग है, खासकर जब हम ग्लोबल स्लोडाउन की बातें सुन रहे हैं। तो ये ग्रोथ आ कहाँ से रही है? व्हाट आर द ड्राइवर्स? इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं। जी। सबसे बड़ा फैक्टर है मजबूत डोमेस्टिक डिमांड यानी घरेलू मांग। भारत का अपना बाजार बहुत बड़ा है और लोगों का खर्च करने का पैटर्न वो इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा। दूसरा, रूरल इनकम्स में सुधार देखा गया है। गांव की आय बढ़ी है जिससे वहां भी डिमांड बढ़ी है। एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रदर्शन भी इसमें मायने रखता है। और तीसरा, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, खास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सरकारी खर्च हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसे कहते हैं, वो भी ग्रोथ को पुश दे रहा है। रोड्स, रेलवे, स्पोर्ट्स, इन सब में काफी निवेश हुआ है। तो मतलब इंटरनल फैक्टर्स ज्यादा डोमिनेंट है। अभी के लिए तो ऐसा ही लगता है। इंटरनल स्ट्रेंथ काफी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाहरी फैक्टर्स का असर नहीं है, वो भी है, पर हमारी इकोनॉमी उसे अब्सॉर्ब कर पा रही है। ठीक है, ग्रोथ की बात तो हो गई, लेकिन महंगाई का क्या? इन्फ्लेशन, वो अक्सर आम आदमी को सबसे ज्यादा परेशान करती है। यही एक अच्छी खबर है कि इन्फ्लेशन काफी हद तक नियंत्रण में है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई इन्फ्लेशन, जो रिटेल महंगाई का मुख्य सूचक है, वो मई 2025 में 2.82%। 2.82%, ये तो काफी कम है। हाँ, ये फरवरी 2019 के बाद का सबसे निचला स्तर है। मतलब पिछले करीब 6.5 साल में सबसे कम महंगाई दर। वाह। और फूड इन्फ्लेशन का क्या हाल है? खाने पीने की चीजें। हाँ, फूड इन्फ्लेशन भी काफी नीचे आ गई थी मई 2025 में, सिर्फ 0.99%। 0.99%, ऑलमोस्ट 1%। ये आम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। बिल्कुल। तो ग्रोथ अच्छी है, महंगाई काबू में है, ये तो एक स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन लगती है। हाँ, कह सकते हैं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने भी अपनी पॉलिसीज से इसको सपोर्ट किया है, रेपो रेट वगैरह को एडजस्ट करके। उनका फोकस ग्रोथ को सपोर्ट करने के साथ साथ इन्फ्लेशन को टारगेट रेंज, जो कि 2 से 6% है, के अंदर रखना है।
और वो टारगेट रेंज के काफी नीचे आ गया है इन्फ्लेशन। जी, मई के आंकड़ों के हिसाब से तो। हालांकि ये देखना होगा कि ये ट्रेंड आगे कैसा रहता है, क्योंकि मॉनसून, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, इन सब का असर पड़ता रहता है। सही कहा। अब आते हैं एक्सटर्नल सेक्टर पर, बाहरी मोर्चा, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, फॉरेक्स रिजर्व्स, वहां क्या स्थिति है? बाहरी मोर्चा भी काफी मजबूत दिख रहा है। एक्सपोर्ट्स यानी हमारा निर्यात 2024-25 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। यूएसडी 824.9 बिलियन, 824.9 बिलियन डॉलर्स। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 824.9 बिलियन डॉलर्स, जबरदस्त। इसमें सर्विसेज एक्सपोर्ट का भी बड़ा हाथ होगा? बिल्कुल, भारत का सर्विसेज एक्सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, खासतौर पर आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। लेकिन गुड्स एक्सपोर्ट में भी ग्रोथ रही है। और विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स रिजर्व्स, वो कितने हैं? फॉरेक्स रिजर्व्स भी जून 2025 में एक आरामदायक स्तर पर थे, करीब यूएसडी 697.9 बिलियन, 697.9 बिलियन डॉलर्स, ऑलमोस्ट 700 अरब डॉलर्स। 700 बिलियन डॉलर्स। ये तो एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है ना, ग्लोबल शॉक से बचने के लिए? हाँ, बिल्कुल। ये रिजर्व्स हमें इंपोर्ट कवर देते हैं, मतलब हम कितने महीने का इंपोर्ट बिल इनसे चुका सकते हैं, और करेंसी मार्केट में स्थिरता बनाए रखने में भी मदद करते हैं। अगर रुपए पर अचानक दबाव बनता है तो आरबीआई इन रिजर्व्स का इस्तेमाल कर सकता है। तो ओवरऑल एक्सटर्नल सेक्टर भी हेल्दी लग रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट, कैड वगैरह भी कंट्रोल में होगा फिर? जी, कैड भी मैनेजेबल लेवल्स पर है। मजबूत एक्सपोर्ट्स और स्टेबल रेमिटेंसेस, विदेशों से भारतीयों द्वारा भेजा गया पैसा, इसमें मदद करते हैं। एक और दिलचस्प आंकड़ा है इन्वेस्टमेंट और डोमेस्टिक डिमांड से जुड़ा हुआ, रिटेल इन्वेस्टर्स का बढ़ना। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड है। 2024 के अंत तक भारत में रिटेल इन्वेस्टर्स यानी आम निवेशक जो शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं, उनकी संख्या 13.2 करोड़। 13.2 करोड़? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। इसका क्या मतलब है? इसके कई मतलब हैं। एक, ये दिखाता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है। लोग अब पारंपरिक सेविंग्स से आगे बढ़कर इक्विटी जैसे एसेट्स में निवेश कर रहे हैं। दूसरा, ये इकोनॉमी में आम लोगों के बढ़ते हुए कॉन्फिडेंस को भी दर्शाता है। जब लोगों को लगता है कि इकोनॉमी अच्छा करेगी, तभी वो अपना पैसा मार्केट में लगाते हैं। और तीसरा, ये कैपिटल मार्केट को और गहरा बनाता है। कंपनियों के लिए फंड्स रेज करना आसान होता है। बिल्कुल, ये डोमेस्टिक सेविंग्स को प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में चैनलाइज करने का एक तरीका है। तो ये भी इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। तो अगर हम इस सेक्शन को समेटे तो लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था फिलहाल एक स्वीट स्पॉट में है। अच्छी ग्रोथ, कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, मजबूत एक्सटर्नल सेक्टर और बढ़ती डोमेस्टिक डिमांड और इन्वेस्टमेंट। हाँ, मोटे तौर पे कह सकते हैं। चैलेंजेस हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट है। ग्लोबल अनिश्चितताएं हैं, रोजगार सृजन, जॉब क्रिएशन को और गति देने की जरूरत है। कुछ सेक्टर्स में स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो काफी इनकरेज करने वाले हैं। यहाँ एक टेबल भी दिया है जो इन इंडिकेटर्स को समराइज करता है। जीडीपी ग्रोथ FY25 एडीबी 6.7%, जीडीपी ग्रोथ 24-25 आरबीआई 6.5%, सीपीआई इन्फ्लेशन May 25 2.82%, फूड इन्फ्लेशन May 25 0.99%, exports 24-25 $824.9 billion, forex reserves June 25 $697.9 billion, retail investors end 24 13.2 crore। ये आंकड़े कहानी को काफी साफ करते हैं। जी, ये आंकड़े एक स्नैपशॉट देते हैं कि इकोनॉमी कहाँ खड़ी है, और ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए मेंस में आंसर लिखते समय या इंटरव्यू में बहुत काम आ सकते हैं। फैक्ट्स सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट्स। बिल्कुल। तो ये तो हुई भारत की इकोनॉमी की बात। अब जरा दुनिया की तरफ देखते हैं। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप। बिल्कुल। सेक्शन 3, यहाँ जियोपॉलिटिकल रिसेशन जैसे शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये क्या है? हाँ, ये टर्म आजकल काफी इस्तेमाल हो रहा है। जियोपॉलिटिकल रिसेशन का मतलब है कि दुनिया में जो बड़े देश हैं, जो ग्लोबल ऑर्डर को शेप करते हैं, उनके बीच आपसी सहयोग, कोऑपरेशन घट रहा है और तनाव, कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन बढ़ रहा है। एक तरह से डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की इफेक्टिवनेस कम हो रही है। मतलब एक तरह की लीडरशिप की कमी, लीडरशिप डेफिसिट। हाँ बिल्कुल। आप देखिए, चाहे वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो या WTO या G20 भी, बड़े मुद्दों पर सहमति बनाना मुश्किल होता जा रहा है। देशों के अपने इंटरेस्ट्स हावी हो रहे हैं और इसका नतीजा है बढ़ती हुई अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी।
आंकड़े भी यही बता रहे हैं शायद। 2023 में 92 देश किसी न किसी संघर्ष में शामिल थे। 92 कंट्रीज। जी, ये एक बहुत चिंताजनक आंकड़ा है। ये छोटे मोटे झगड़े नहीं बल्कि सीरियस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स की बात हो रही है। यूक्रेन युद्ध तो है ही, मिडिल ईस्ट में टेंशन है, अफ्रीका में कई जगह अस्थिरता है, एशिया में भी अपने चैलेंजेस हैं। तो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन अब सिर्फ कुछ इलाकों तक सीमित नहीं बल्कि काफी फैल गया है। और इसका सीधा असर ग्लोबल ट्रेड पर भी पड़ रहा होगा। प्रोटेक्शनिज्म की बात कही गई है। बिल्कुल, जब देशों में भरोसा कम होता है, तनाव बढ़ता है, तो वो अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए कदम उठाते हैं। प्रोटेक्शनिज्म यानी संरक्षणवाद इसी का नतीजा है। देश इंपोर्ट पर टैरिफ लगा देते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स खड़े कर देते हैं, अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सब्सिडी देते हैं। 2024 में 3,000 से ज्यादा ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है। ग्लोबलाइजेशन का जो दौर था वो अब रिवर्स होता दिख रहा है। डीग्लोबलाइजेशन या स्लोबलाइजेशन की बातें हो रही हैं। और अगर अमेरिका में मान लीजिए सरकार बदलती है और ट्रंप 2.2 जैसी नीतियां आती हैं, जिसमें चीन पर 60%, 60% तक टैरिफ और बाकी देशों पर भी 20% तक टैरिफ की बात है, तो ये ग्लोबल सप्लाई चेन्स और ट्रेड को पूरी तरह से बदल सकता है। बाप रे, 60% टैरिफ! इसका तो बहुत बड़ा असर होगा भारत पर भी। बिल्कुल होगा। भारत के एक्सपोर्ट्स प्रभावित हो सकते हैं, हमें नए मार्केट्स ढूंढने पड़ सकते हैं और इंपोर्टेड सामान महंगा हो सकता है। तो ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर है जिस पर नजर रखनी होगी। इसके अलावा रीजनल डायनामिक्स और इमर्जिंग चैलेंजेस का भी जिक्र है। मतलब अलग-अलग क्षेत्रों में क्या खास चल रहा है। हाँ, जैसे इंडो पैसिफिक रीजन आजकल जियोपॉलिटिक्स का सेंटर स्टेज बन गया है। चीन का बढ़ता प्रभाव, अमेरिका और उसके सहयोगियों की जवाबी रणनीति, क्वाड जैसे ग्रुपिंग्स का बनना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हैं। मिडल ईस्ट हमेशा की तरह संवेदनशील बना हुआ है। वहाँ की कॉन्फ्लिक्ट्स का असर एनर्जी प्राइसेस पर पड़ता है, शिपिंग रूट्स पर पड़ता है। यूरोप में यूक्रेन युद्ध के बाद से एक नई जियोपॉलिटिकल रियलिटी बनी है। अफ्रीका में भी कई देश अस्थिरता और बाहरी शक्तियों के प्रभाव से जूझ रहे हैं। तो मतलब कोई भी रीजन ऐसा नहीं है जो पूरी तरह शांत हो, हर जगह कुछ न कुछ चल रहा है। ज्यादातर जगहों पर। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, न्यू जियोपॉलिटिकल फ्रंटियर्स। अच्छा। अब ये मुकाबला सिर्फ जमीन, समंदर या हवा में नहीं लड़ा जा रहा। अच्छा, तो और कहाँ? टेक्नोलॉजी में, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। कौन सी कंट्री जेनेटिक इंजीनियरिंग में, वैक्सीन डेवलपमेंट में, बायोवेपन्स, खुदा ना खास्ता में आगे है, ये भी अब जियोपॉलिटिकल कंपटीशन का हिस्सा बन रहा है। ओह, ये तो एक नया ही एंगल है। बायोटेक्नोलॉजी एज अ जियोपॉलिटिकल फ्रंटियर। हाँ, इसी तरह साइबर स्पेस है, आउटर स्पेस है, क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन्स हैं। ये सब नए मैदान हैं जहां देशों के बीच होड़ मची है। ये तो वाकई दुनिया को और कॉम्प्लेक्स बना देता है। यहाँ भी एक टेबल है जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल ट्रेंड्स को समराइज कर रहा है। जियोपॉलिटिकल रिसेशन, सहयोग में कमी, तनाव में वृद्धि, लीडरशिप डेफिसिट, वैश्विक नेतृत्व का अभाव, राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म, 3,000+ रिस्ट्रिक्शंस इन 2024, पोटेंशियल ट्रंप 2.0 इम्पैक्ट, व्यापार पर बड़ा असर संभव, न्यू फ्रंटियर्स, बायोटेक, साइबर, स्पेस, मिनरल्स। जी, ये पॉइंट्स इन जटिलताओं को समझने में मदद करते हैं और यूपीएससी के लिहाज से आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस और सिक्योरिटी के पेपर्स के लिए ये थीम्स बहुत रेलेवेंट हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ भारत की इकोनॉमी इंटरनली मजबूत दिख रही है, दूसरी तरफ ग्लोबल माहौल काफी अनिश्चित और तनावपूर्ण है। इन दोनों के बीच भारत कैसे संतुलन बना रहा है, ये देखना दिलचस्प होगा। अब हम अगले सेक्शन पर चलते हैं। सेक्शन 4, इंडियाज क्लाइमेट एक्शन। हाँ, ये एक ऐसा एरिया है जहां भारत ग्लोबल स्टेज पर काफी एक्टिव और मुखर रहा है। भारत के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं, एम्बिशियस टारगेट्स, जैसे कि नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक हासिल करना। जी, नेट जीरो यानी जितना कार्बन उत्सर्जन हम कर रहे हैं उतना ही हम सोख भी लें या हटा दें। ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। और उससे पहले 2030 तक अपनी इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का 50% नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस से हासिल करना, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो और न्यूक्लियर से। 50%? ये तो बहुत अग्रेसिव टारगेट है सिर्फ 5-6 साल में। अग्रेसिव है, बिल्कुल है, लेकिन भारत इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। सोलर पावर कैपेसिटी में हमने काफी तरक्की की है। नेशनल इनिशिएटिव्स भी बहुत सारे चल रहे हैं, जैसे नेशनल सोलर मिशन, नेशनल हाइड्रोजन मिशन। ग्रीन हाइड्रोजन पे काफी फोकस है और भारत का अप्रोच थोड़ा यूनिक है। सरकार इसे सिर्फ एक टॉप डाउन प्रोग्राम की तरह नहीं देखती। मतलब इसे एक पीपल्स मूवमेंट या जन आंदोलन बनाने की कोशिश है। जैसे रूफटॉप सोलर प्रोग्राम, लोगों को अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित करना।
हाँ, सब्सिडी वगैरह भी मिलती है इसमें। जी। और मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये प्रधानमंत्री मोदी का एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है जो पर्यावरण के लिए अच्छे हों, जैसे पानी बचाना, बिजली बचाना, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना, छोटी छोटी चीजें। तो बॉटम अप अप्रोच पर भी जोर है। बिल्कुल। और भारत हमेशा इस बात पे जोर देता है कि क्लाइमेट एक्शन के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास और पॉवर्टी इरेडिकेशन यानी गरीबी उन्मूलन भी जरूरी है। हम क्लाइमेट चेंज से लड़ने के नाम पर अपना डेवलपमेंट नहीं रोक सकते। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज CBDRC का सिद्धांत भारत हमेशा उठाता है। हाँ, जिम्मेदारी सबकी है पर अलग अलग और क्षमता के अनुसार। जो ऐतिहासिक रूप से ज्यादा जिम्मेदार है डेवलप्ड देश, उन्हें ज्यादा करना चाहिए। एग्जैक्टली। और इसी से जुड़ा है क्लाइमेट फाइनेंस का मुद्दा। हाँ, ये तो हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहता है, पैसा कहाँ से आएगा। देखिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए खासतौर पे अडेप्टेशन यानी बदलते मौसम के हिसाब से खुद को ढालने के लिए और मिटिगेशन यानी उत्सर्जन कम करने के लिए विकासशील देशों को बहुत पैसे की जरूरत है। और विकसित देशों ने वादा किया था कि वो 2020 तक हर साल 100 बिलियन डॉलर्स मोबिलाइज करेंगे, जो कि हुआ नहीं। जो कि पूरी तरह से नहीं हुआ और अब जरूरतें और भी बढ़ गई हैं। तो भारत लगातार क्लाइमेट फाइनेंस के मुद्दे को उठाता है कि विकसित देश अपना वादा पूरा करें और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करें। एडेप्टेशन पर भी भारत का काफी फोकस है ना, क्योंकि हम वल्नरेबल भी बहुत हैं क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स के लिए। बिल्कुल। भारत दुनिया के सबसे वल्नरेबल देशों में से है। हमारे कोस्टलाइन लंबी है, मॉनसून पर हमारी निर्भरता है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो अडेप्टेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए नेशनल अडेप्टेशन फ्रंट बनाया गया है और स्टेट लेवल पर भी एक्शन प्लान्स बन रहे हैं। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ मेंशन्ड है, सर्कुलर इकोनॉमी। इसका क्या मतलब है? सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है कि हम टेक, मेक, डिस्पोज वाले लीनियर मॉडल से हटकर एक ऐसे मॉडल की तरफ जाएं जहां हम रिसोर्सेज को बार बार इस्तेमाल करें, रिसाइकल करें, रीयूज करें, रिपेयर करें, वेस्ट को कम से कम करें और उसे भी रिसोर्स की तरह देखें। अच्छा, मतलब चीजों को फेंकने के बजाय उन्हें सिस्टम में वापस लाया जाए। हाँ, इससे न सिर्फ पर्यावरण पर दबाव कम होता है बल्कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी पैदा होती हैं। वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज, इन सब में ग्रोथ की संभावना है। भारत सरकार इस पर भी नीतियां बना रही है, जैसे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। इसमें भारत काफी लीडरशिप रोल निभा रहा है। 2 बड़े उदाहरण हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA और कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI। हाँ, ISA का हेडक्वार्टर तो गुरुग्राम में ही है। जी। ISA का मकसद है सोलर एनर्जी को दुनिया भर में, खासतौर पर ट्रॉपिकल देशों में बढ़ावा देना, टेक्नोलॉजी शेयर करना, फाइनेंस मोबिलाइज करना। और CDRI का फोकस है कि जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बने वो क्लाइमेट चेंज और प्राकृतिक आपदाओं को झेलने लायक हो, रेजिलिएंट हो। ये दोनों भारत की बड़ी डिप्लोमेटिक पहल है। बिल्कुल। इसके अलावा भारत UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की वार्ताओं में एक महत्वपूर्ण आवाज है। G20 में क्लाइमेट एजेंडा को पुश करता है। तो भारत सिर्फ अपने लक्ष्य ही नहीं तय कर रहा बल्कि ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ भी एक समरी टेबल है। इंडियाज क्लाइमेट एक्शन टारगेट्स नेट जीरो बाय 2070, 50% नॉन फॉसिल बाय 2030, अप्रोच पीपल्स मूवमेंट, मिशन लाइफ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट plus poverty eradication. Key areas: climate finance, adaptation, circular economy, leadership, ISA, CDRI। ये पॉइंट्स भी काफी क्लियरली समराइज करते हैं भारत के स्टैंड को। जी, और ये एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी के सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है UPSC में। साथ ही IR और गवर्नेंस से भी जुड़ता है। बिल्कुल। अब आते हैं हमारे अगले बड़े टॉपिक पर, सेक्शन V, गवर्नेंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जिसमें खास फोकस AI पर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये शब्द सुनते ही दिमाग में फ्यूचर की तस्वीरें घूमने लगती हैं। हाँ, और वो फ्यूचर अब आ चुका है, या कह लीजिए बहुत तेजी से आ रहा है। AI हमारी जिंदगी के हर पहलू को बदलने की क्षमता रखता है। हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस, इकोनॉमी, सब कुछ। तो भारत की AI स्ट्रैटेजी क्या है? हम क्या करना चाह रहे हैं AI में? AI इनोवेशन में आगे रहना चाहते हैं। इसके लिए सरकार ने इंडिया AI मिशन लॉन्च किया है। इंडिया AI मिशन, इसकी क्या मुख्य पिलर्स हैं? इसके कई कंपोनेंट्स हैं। एक है कंप्यूट कैपेसिटी बढ़ाना। AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है, तो सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। अच्छा, मतलब सुपर कंप्यूटर्स वगैरह? हाँ, उस तरह की फैसिलिटीज।
दूसरा है इनोवेशन सेंटर बनाना, जिसे इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर IIC कहा जाएगा। ये एक हब होगा जहां रिसर्च, डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। तीसरा है डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म। एआई को सीखने के लिए डेटा चाहिए होता है, तो एक नेशनल डेटा मैनेजमेंट ऑफिस NDMO और इंडिया डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म बनाने की बात है, जहां गवर्नमेंट डेटा को एनोनिमाइज करके एआई डेवलपमेंट के लिए उपलब्ध कराया जा सके। तो पूर्ण पिलर है सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, यानी ये सुनिश्चित करना कि एआई का इस्तेमाल जिम्मेदारी से हो, एथिकल तरीके से हो और इसके जो संभावित खतरे हैं उनसे निपटा जा सके। और खतरे तो है, आपने जैसे पहले कहा, डीप फेक्स, मिस इन्फॉर्मेशन, ये सब बहुत सीरियस इश्यूज हैं और इसीलिए लीगल फ्रेमवर्क्स फॉर एआई गवर्नेंस पर भी काम हो रहा है। हमारे पास पहले से आईटी एक्ट 2000 है, जिसमें कुछ प्रोविजंस हैं जो एआई के मिसयूज पर लागू हो सकते हैं, जैसे सेक्शन 66C आइडेंटिटी थेफ्ट, 66D चीटिंग बाय पर्सनेशन। फिर नई भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 आई है, जो IPC को रिप्लेस कर रही है। इसमें भी टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग से संबंधित प्रावधान होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण शायद डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 है। हाँ, DPDP एक्ट 2023 एआई गवर्नेंस के लिए एक फाउंडेशनल लॉ की तरह काम करेगा, क्योंकि एआई तो डेटा पे ही चलता है। ये एक्ट नागरिकों के पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करता है। ये तय करता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे डेटा फिड्यूशरी कहा गया है, किसी व्यक्ति डेटा प्रिंसिपल का डेटा कैसे कलेक्ट, प्रोसेस और स्टोर कर सकती है। इसमें कंसेंट यानी सहमति का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना? बिल्कुल। DPDP एक्ट में कंसेंट का फ्रेमवर्क बहुत मजबूत है। बिना व्यक्ति की साफ और स्पष्ट सहमति के उसका पर्सनल डेटा यूज नहीं किया जा सकता, कुछ वाजिब अपवादों को छोड़कर। और सहमति वापस लेने का अधिकार भी है। और ये एआई कंपनियों पर कैसे लागू होगा? उन्हें भी यूजर का कंसेंट लेना होगा अपना मॉडल ट्रेन करने के लिए? हाँ, अगर वो पर्सनल डेटा यूज कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, तो उन्हें DPDP एक्ट के प्रावधानों का पालन करना होगा। इसमें ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी, बताना होगा कि डेटा क्यों लिया जा रहा है, कैसे इस्तेमाल होगा। डेटा प्रिंसिपल के अधिकार जैसे अपने डेटा को एक्सेस करना, करेक्ट करना, डिलीट करवाना, ये सब एआई के कॉन्टेक्स्ट में भी लागू होंगे। क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर की भी नियम है इसमें, मतलब डेटा देश के बाहर ले जाने पर। जी, DPDP एक्ट कहता है कि केंद्र सरकार नोटिफाई कर सकती है कि किन देशों में डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। पहले जो रेस्ट्रिक्टिव अप्रोच थी, उससे हटकर अब एक ब्लैकलिस्टिंग अप्रोच अपनाई गई है। मतलब सरकार सिर्फ उन देशों को नोटिफाई करेगी जहां डेटा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, बाकी जगह किया जा सकेगा, कुछ शर्तों के साथ। तो ये एक्ट एक तरह से डेटा इकोनॉमी को रेगुलेट कर रहा है। हाँ, और एआई इकोनॉमी भी इसी पर बनेगी। DPDP एक्ट का सही तरीका से इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी होगा। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया DPBI का गठन होना है, जो इस एक्ट के वायलेशन पर पेनाल्टी लगा सकेगा। लेकिन ये सब करते हुए इनोवेशन और अकाउंटेबिलिटी के बीच बैलेंस कैसे बनेगा? ये हमेशा एक चुनौती रहती है। रेगुलेशन ज्यादा सख्त हो जाए तो इनोवेशन रुक जाता है, कम हो तो रिस्क बढ़ जाते हैं। यही सबसे बड़ा सवाल है, बैलेंसिंग इनोवेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। भारत सरकार का अप्रोच है कि हम वन साइज फिट्स ऑल रेगुलेशन ना बनाएं, हम रिस्क बेस्ड अप्रोच अपनाएं। मतलब जिस एआई एप्लीकेशन में ज्यादा रिस्क है, जैसे हेल्थ केयर, फाइनेंस, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां ज्यादा सख्त नियम हो, और जहां कम रिस्क है, जैसे एंटरटेनमेंट, वहां थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो। अच्छा, रिस्क बेस्ड रेगुलेशन। हाँ, और रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का इस्तेमाल भी इसी दिशा में एक कदम है। हाँ, आपने पहले भी मेंशन किया था। ये क्या है ठीक से? रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एक तरह का कंट्रोल्ड लाइव टेस्टिंग एनवायरनमेंट होता है, जहां फिनटेक कंपनियां या एआई स्टार्टअप्स अपने नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को रेगुलेटर की निगरानी में असली कस्टमर्स के साथ, लेकिन लिमिटेड स्केल पर टेस्ट कर सकते हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि उनका प्रोडक्ट मार्केट में कैसे काम करेगा, और रेगुलेटर को भी समझ आता है कि इस नई टेक्नोलॉजी के क्या रिस्क हैं और कैसे नियम बनाने चाहिए। तो ये एक तरह से सीखने का तरीका है रेगुलेटर और इनोवेटर दोनों के लिए। बिल्कुल, इससे इनोवेशन को एतूफे किए बिना रेगुलेटरी क्लैरिटी लाने में मदद मिलती है। भारत में RBI, SEBI, IRDAI ने पहले ही सैंडबॉक्सेस चलाए हैं। एआई के लिए भी इस तरह के फ्रेमवर्क पर विचार हो रहा है। तो भारत का अप्रोच है एआई को प्रमोट करना, इंडिया एआई मिशन, डेटा को प्रोटेक्ट करना, DPDP एक्ट, और रिस्क को मैनेज करना, रिस्क बेस्ड रेगुलेशन, सैंडबॉक्सेस। हाँ, संक्षेप में यही है। मकसद है कि भारत एआई रेवोल्यूशन का फायदा भी उठाए और इसके जो संभावित नुकसान हैं उनसे अपने नागरिकों और समाज को बचाए भी।
ये एक डायनामिक फील्ड है, तो रेगुलेशन को भी लगातार इवॉल्व होना पड़ेगा। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी तो रुकेगी नहीं। तो ये 4 बड़े एरियाज हमने कवर किए: इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स, क्लाइमेट एक्शन और एआई गवर्नेंस। अब सेक्शन 6 पर आते हैं, जो खास तौर पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025। जी, ये जो पूरा डिस्कशन हमने किया, ये यूपीएससी सिलेबस के लगभग हर हिस्से को छूता है। हाँ, जैसे इकोनॉमी जीएस पेपर 3 के लिए हमने ग्रोथ, इन्फ्लेशन, एक्सटर्नल सेक्टर, इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स की बात की। ये सब कोर इकोनॉमिक्स टॉपिक्स हैं। बिल्कुल। फिर पॉलिटी एंड गवर्नेंस जीएस पेपर 2 के लिए डीपीडीपी एक्ट, एआई रेगुलेशन, रेगुलेटरी सैंडबॉक्सेस, सेंटर स्टेट रिलेशंस जैसे क्लाइमेट एक्शन में राज्यों की भूमिका, ये सब रिलेवेंट है। इंटरनेशनल रिलेशंस जीएस पेपर 2 के लिए जियोपॉलिटिकल रिसेशन, प्रोटेक्शनिज्म, भारत की नेबरहुड पॉलिसी, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में भारत का रोल जैसे आईएसए, सीडीआरआई, ये सब इम्पोर्टेंट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीएस पेपर 3 में एआई, बायोटेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, सर्कुलर इकोनॉमी, ये सब हॉट टॉपिक्स हैं। सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 के लिए साइबर सिक्योरिटी, एआई का मिलिट्री यूज, ये हमने डिस्कस नहीं किया पर ये भी एक एंगल है। बॉर्डर मैनेजमेंट, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, ये सब जियोपॉलिटिकल टेंशन से जुड़े हैं। सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस जीएस पेपर 1 एंड 2 में एआई का सोशल इम्पैक्ट, डिजिटल डिवाइड, जॉब्स पर टेक्नोलॉजी का असर, क्लाइमेट चेंज का गरीबों और वल्नरेबल सेक्शंस पर असर, मिशन लाइफ जैसे सोशल मूवमेंट, ये सब आते हैं। ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी जीएस पेपर 1 एंड 3 के लिए क्लाइमेट चेंज, नेट जीरो टारगेट्स, एडेप्टेशन, मिटिगेशन, बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सीडीआरआई का जिक्र आया, ये तो कोर एरियाज हैं ही। और आखिर में एथिक्स जीएस पेपर 4 के लिए एआई एथिक्स, डेटा प्राइवेसी, टेक्नोलॉजी का सही गलत इस्तेमाल, गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, एनवायरमेंटल एथिक्स, ये सब मुद्दे एथिकल डिलेमा खड़े करते हैं। तो मतलब आज का जो डिस्कशन है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए और इंटरव्यू के लिए भी बहुत सारे पॉइंट्स देता है। हाँ, बिल्कुल। एस्पिरेंट्स को चाहिए कि वो इन टॉपिक्स पर और पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं और इनके बीच के इंटरलिंकेजेस को समझें। फॉर इंस्टेंस, हाउ डज क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट द इकोनॉमी? हाउ डज जियोपॉलिटिक्स अफेक्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्शन? हाउ डज एआई इम्पैक्ट सोसाइटी एंड एथिक्स? ये कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। सही कहा। तो अब हम आते हैं कंक्लूजन पर। की टेकअवेज क्या है आज की इस लंबी चर्चा के? देखिए, कुछ मुख्य बातें जो उभर कर आती हैं। पहली, भारत की अर्थव्यवस्था में एक आंतरिक मजबूती दिख रही है, जो उसे ग्लोबल हेडविंड्स यानी वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में मदद कर रही है। डोमेस्टिक फैक्टर्स आर करंटली प्लेइंग अ की रोल। दूसरा, दुनिया एक मुश्किल और अस्थिर जियोपॉलिटिकल दौर से गुजर रही है। सहयोग घट रहा है, तनाव और संरक्षणवाद बढ़ रहा है। ये भारत के लिए चुनौतियां भी पेश करता है और अवसर भी। तीसरा पॉइंट क्लाइमेट चेंज पर होगा। हाँ, तीसरा, भारत क्लाइमेट चेंज पर एक जिम्मेदार और लीडरशिप वाली भूमिका निभा रहा है। वो अपने डेवलपमेंट गोल्स और एनवायरमेंटल कमिटमेंट्स के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है और इसे एक जन आंदोलन का रूप दे रहा है। और चौथा, एआई और टेक्नोलॉजी पर। जी, चौथा, भारत एआई जैसी उभरती टेक्नोलॉजीज को सावधानी और रणनीति के साथ अपना रहा है। वो इनोवेशन को बढ़ावा देना चाहता है, लेकिन साथ ही रेगुलेशन और एथिकल गाइडलाइंस के जरिए इसके रिस्क्स को भी मैनेज करना चाहता है। डीपीडीपी एक्ट इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। और सबसे जरूरी बात शायद ये है कि ये सारे मुद्दे इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स, क्लाइमेट, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, ये सब आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। इंटरकनेक्टेडनेस इज द की। एब्सोल्युटली। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इनकी होलिस्टिक यानी समग्र समझ विकसित करना बहुत जरूरी है। यू कैन नॉट स्टडी दीज टॉपिक्स इन साइलोज। बिल्कुल। तो ये थे हमारे मुख्य निष्कर्ष। अब एडिशनल एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। मोटिवेशन, एस्पिरेंट्स के लिए कुछ मोटिवेशनल शब्द। देखिए, यूपीएससी की तैयारी एक लंबी और कठिन यात्रा है। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो सिर्फ एक परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। आप देश और दुनिया के सबसे जरूरी मुद्दों को समझ रहे हैं। आप भविष्य के पॉलिसी मेकर, एडमिनिस्ट्रेटर बनने की तैयारी कर रहे हैं। आपकी मेहनत, आपकी समझ कल देश की दिशा तय करने में मदद करेगी। तो इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ बोझ ना समझें, इसे एक अवसर समझें, सीखने का, बढ़ने का। नॉलेज इज पावर, और ये नॉलेज आपको एम्पावर करेगी। तो बस लगे रहिए, फोकस बनाए रखिए और खुद पर भरोसा रखिए। बहुत खूब। अब कुछ
प्रीलिम्स फैक्ट्स जो आज के डिस्कशन से निकले। ADB's FY25 growth projection for India 6.7%. RBI's 2024-25 growth recorded 6.5%. CPI inflation in May 2025 2.82%. Food inflation in May 2025 0.99%. India's exports in 2024-25 USD 824.9 billion. Forex reserves in June 2025 USD 697.9 billion dollars. Retail investors count by end 2024 13.2 crore. Number of countries in conflict in 2023 92. Trade restrictions imposed globally in 2024 over 3,000. India's net zero target year 2070. India's 2030 non-fossil fuel energy target 50%. Key Act for Data Protection, DPDP Act 2023, AI promotion body, India AI Mission, international initiatives led by India, ISA, CDRI. ये फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए सीधे सीधे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हाँ, और एक मेंस क्वेश्चन भी सोच सकते हैं इस डिस्कशन पर आधारित। Discuss the key features of India's current economic trajectory amidst a challenging global geopolitical landscape. How is India leveraging its domestic strengths while navigating external uncertainties? Also analyze India's approach towards balancing climate action and technological advancements like AI with its developmental imperatives. 250 words. ये एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है जो कई डायमेंशन को कवर करता है। हाँ, हम अपने लिसनर्स के लिए एक छोटा क्विज भी रख सकते हैं, शायद हमारे YouTube चैनल के कम्युनिटी टैब पर। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। कुछ MCQs इन टॉपिक्स पर बेस्ड। और फ्लैश कार्ड्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स के फ्लैश कार्ड्स भी बनाए जा सकते हैं रिवीजन के लिए। बिल्कुल, जैसे जियोपॉलिटिकल रिसेशन, प्रोटेक्शनिज्म, नेट जीरो, मिशन लाइफ, DPDP एक्ट, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, ये सब कीवर्ड्स हैं। बढ़िया। तो ये था हमारा आज का विस्तृत विश्लेषण अगस्त 18, 2025 के महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रमों पर। उम्मीद है हमारे UPSC एस्पिरेंट्स को इससे मदद मिलेगी। जी, उम्मीद तो ये है, ये मुद्दे लगातार विकसित हो रहे हैं, तो इन पर नजर बनाए रखना जरूरी है। बिल्कुल, और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ तथ्य याद करना नहीं है, बल्कि इन घटनाओं के बीच के कनेक्शंस को समझना है, इनके पीछे के क्यों और कैसे को जानना है और भविष्य के लिए सोचना है। जाते जाते वो सवाल फिर से दोहरा देती हूँ जो मैंने पहले पूछा था। जिस तरह दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है, ऐसे में भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ के बीच सही तालमेल कैसे बिठा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। अच्छा सवाल है, सोचने पर मजबूर करता है। तो लिसनर्स, अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो सुन लो UPSC YouTube चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए ताकि आप कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना करें। आपके जो भी विचार हैं, सवाल हैं, या आप किसी और टॉपिक पर डिस्कशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। वी वैल्यू योर फीडबैक। और हाँ, अगर आप एक्सक्लूसिव कंटेंट जैसे शायद ये क्विज या फ्लैश कार्ड्स या अर्ली एक्सेस चाहते हैं तो आप हमारी YouTube मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा काम वाकई पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि हम लंबे समय तक आपके लिए ऐसा क्वालिटी कंटेंट लाते रहें, तो आप सुपर थैंक्स के जरिए हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान भी हमें सस्टेनेबल बने रहने में मदद करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अपनी तैयारी जारी रखिए। मिलते हैं अगले विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।